1100 एडी में भास्कर नाम के मैथमेटिशियन ने एक व्हील का डिजाइन स्केच किया जिसके गैप्स में उन्होंने फिल किया मर्क्यूरी। उन्होंने बताया व्हील हमेशा रोटेट करता रहेगा क्योंकि मर्क्यूरी ग्रेविटी की वजह से नीचे फ्लो करेगा, जिससे व्हील की एक साइड एम्प्टी हो जाएगी और इसी इम्बैलेंस के कारण व्हील रोटेट करता रहेगा। भास्कर की ये ड्राइंग परपेचुअल मोशन की सबसे पहली डिजाइन बनी। लेकिन ये परपेचुअल मोशन मशीन क्या होता है? एक डिवाइस सिस्टम जिसमें एनर्जी एक बार इनपुट करने से वो उसी एनर्जी को कंज्यूम करे और यूटिलाइज करता रहे और ये साइकिल चलती रहती है। इमेजिन करो एक विंड मिल जो खुद के लिए ही हवा बनाता है, या फिर ऐसा लाइट बल्ब जो खुद के ग्लो से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इस कॉन्सेप्ट ने बहुत से इन्वेंटर्स की इमेजिनेशन को अट्रैक्ट किया क्योंकि इससे एनर्जी की बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर इनमें एक प्रॉब्लम है, ये काम नहीं करते हैं। परपेचुअल मोशन मशीन की ये सभी आइडियाज थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को तोड़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच जो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब आप आउटपुट में उससे ज्यादा एनर्जी नहीं निकाल सकते जितनी आपने इनपुट की है। वो मशीन केवल उतनी ही एनर्जी बनाएगी जितनी वो कंज्यूम करेगी। फिर तो ये रूल परपेचुअल मोशन मशीन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। वो मशीन केवल उतनी ही एनर्जी बनाएगी जितनी उसे कंज्यूम करनी है। इसमें आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बचेगी अपने फोन या कार को चार्ज करने के लिए। पर चलिए कोई बात नहीं, हमें बस इतना चाहिए कि ये मशीन हमेशा ही चलती रहे। इन्वेंटर्स ने इसे बनाने के लिए काफी आइडियाज दिए हैं जिसमें बहुत से भास्कर के व्हील के वेरिएशंस हैं, जैसे कि रोलिंग बॉल या फिर स्विंगिंग आर्म्स। लेकिन इनमें से काम कोई भी नहीं करता। मूविंग पार्ट्स जो कि व्हील की एक साइड को ज्यादा भारी बना देते हैं वो सेंटर ऑफ मास को भी शिफ्ट कर देते हैं। सेंटर ऑफ मास का नीचे शिफ्ट हो जाने की वजह से व्हील पेंडुलम की तरह बैक एंड फोर्थ मूव करेगा और एक टाइम बाद रुक जाएगा। चलिए इसे दूसरी तरीके से ट्राई करते हैं। 17वीं सेंचुरी में रॉबर्ट बॉयल सामने आए सेल्फ वाटरिंग पॉट के साथ। उन्होंने बताया कि कैपिलरी एक्शन यानी लिक्विड और सरफेस के बीच की अट्रैक्शन वाटर को ऊपर की तरफ पुल करेगी, जिससे साइकिलिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर कैपिलरी एक्शन इतना ही स्ट्रांग है कि वो ग्रेविटी को ओवरकम कर सकता है, देन वो वाटर को भी पॉट में गिरने नहीं देगा। इसके बाद कुछ मैग्नेट के भी वर्जन्स आए, जैसे कि ये रैंप वाला सेट। मेटल बॉल रैंप में अपवर्ड पुल होगा मैग्नेट की वजह से, फिर होल से नीचे गिरनेगा और ये साइकिल चलता रहेगा। बट ये भी फेल हो जाएगा। सेल्फ वाटरिंग प्लांट की तरह मैग्नेट बॉल को ऊपर होल्ड कर रखेगा। लेकिन अगर कैसे भी करके ये मशीन चल भी गया तब भी मैग्नेट अपनी स्ट्रेंथ टाइम के साथ खो देगा और एक टाइम बाद वो रुक जाएगा। इन मशीन्स को काम करते रहने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, जिससे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तोड़ते हैं। लेकिन चलिए अगर इंजीनियर्स ने किसी भी तरह से मशीन डिजाइन कर भी ली जो फर्स्ट लॉ को ब्रेक नहीं करती, तब भी ये काम नहीं करेंगी बिकॉज ऑफ सेकंड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ हमें बताता है कि एनर्जी स्प्रेड होती है प्रोसेसेस जैसे कि फ्रिक्शन या फिर हीट की फॉर्म में। रियल लाइफ मशीन्स में मूविंग पार्ट्स होते हैं या फिर वो एयर और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इससे बहुत ही कम अमाउंट में हीट और फ्रिक्शन जनरेट होती है, फिर चाहे वो वैक्यूम भी क्यों ना हो। यही हीट होती है जहां से एनर्जी एस्केप करती है, जिससे सिस्टम में एनर्जी कम पड़ जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इन दो लॉज ने अभी तक के सभी परपेचुअल मोशन के आइडियाज और परफेक्टली एफिशिएंट मशीन के ड्रीम को इम्पॉसिबल किया है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि हम परपेचुअल मोशन मशीन कभी भी डिस्कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। क्या पता हम मैटर की ऐसी न्यू फॉर्म को डिस्कवर करें जो हमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को दोबारा रिविजिट कराएं, या फिर शायद परपेचुअल मोशन क्वांटम लेवल पे पॉसिबल हो। अभी के लिए एक चीज तो श्योर है, दैट वील नेवर स्टॉप लुकिंग, और जो चीज परपेचुअल दिख रही है वो है हमारी सर्च।